गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो हमने सक्सेसफुली चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 यानी मोशन समझ लिया और मोशन को वन डायमेंशन और मोशन को टू डायमेंशन में समझ लिया। अब हम लोग जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसको हम बोलेंगे फोर्स। दोस्तों याद रखना, अब जो हम सीखने वाले हैं ना वो टू द पॉइंट यानी प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। जितना आप प्रैक्टिकली सोच पाओगे, जितना अपना आइडिया ब्रॉड कर पाओगे, उतनी आपको जल्दी समझ में आएगी। तो पहली चीज हम लेके जा रहे हैं कि व्हाट इज फोर्स। तो सर फोर्स यानी क्या होता है? बच्चों कोई डेफिनेशन मत करो, जितना प्रैक्टिकली सोचो। तो फोर्स यानी धक्का। जैसे हम लोग साथ चल रहे हैं और पीछे से कोई हमें धक्का देता है तो हम शायद गिर जाएंगे या फिर आगे चले जाएंगे, यानी सर ये फोर्स लगा। सीधी सी बात है, ये मारकर को धक्का मारेगी तो शायद ये आगे जाएगी या फिर ऐसे गिर जाएगी। इसका मतलब फोर्स है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है कि जिसके कारण उसकी मोशन चेंज होती है। तो सर वही चीज समझने गए, फोर्स का मतलब क्या। तो सुनो, ब्रिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मोशन, यानी कोई स्टेबल होगा तो धक्का मारोगे तो आगे जाएगा। अगर वो आगे जा रहा है और धक्का लगेगा तो या तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या तो वो स्लो डाउन हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स ऐसी चीज है कि जो उसके मोशन में बहुत ही एम रोल करने वाली है, बहुत ही पक्का कुछ काम करेगी जिसके कारण उसका मोशन चेंज होगा। अब सर कितने टाइप के फोर्स होते हैं? बच्चों देखने जाओ तो वैसे बहुत सारे टाइप्स के फोर्स हैं, और अभी जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो आपके माइंड में रहे इसलिए देयर आर बेसिकली टू कंसेप्ट। यानी फर्स्ट वन इज कांटेक्ट फोर्स के जिसमें फिजिकल टच होता है। कांटेक्ट फोर्स, मैं किसी लड़के को पकड़ के इधर ले आऊं या किसी भी लड़के को धक्का मार दूं तो मैंने उसको टच किया, यानी वो फिजिकल कांटेक्ट में आया, तो वो मेरा हुआ कांटेक्ट फोर्स। पक्का बच्चों? जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसमें दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए। सर वो कैसे? तो अभी आपने जो बोला वही कंसेप्ट है। ये मार्कर मेरे हाथ में है तो ये मार्कर और हाथ मैंने खींचा, मैंने धक्का मारा, तो ये मेरे कांटेक्ट में है। यस और नो बच्चों? तो दोनों चीज एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में होनी चाहिए। तीसरी बात कि सर वो पुश या पुल टाइप का होगा। याद करो, आप कोई बैंक या कोई अच्छी सी मॉल में जाते हो तो कोई दरवाजा होता है, उसको पुश या पुल लिखा होता है। उसका मतलब ही ये हुआ कि आप उसको धक्का मारोगे, आप उसको फिजिकल कांटेक्ट में आओगे, यानी वो आपका कांटेक्ट फोर्स हुआ। पुश किया या पुल किया तो उसमें कांटेक्ट लगता ही है, टच करना ही पड़ता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। उसका सर बेस्ट एग्जांपल क्या है? उसका बेस्ट एग्जांपल है जो अभी मैं बोर्ड पे लिख सकता हूं, मेरे शूज नीचे से वो थोड़े रफ हो जाएंगे, इसका मतलब उसका बेस्ट कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे में हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ओके, और रास्ता ऐसा है, हम चल रहे हैं ऐसे, तो देखो दोनों अपोजिट हो रहा है ना? सीधी सी बात है। फ्रिक्शनल फोर्स हम सब लोग 8 या 9 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि टायर से वो आगे की तरफ जाते हैं तो थोड़े छिल जाते हैं, उसका रीजन भी ये कांटेक्ट फोर्स होता है। उसके अंदर कभी भी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि उसको हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपके माइंड में पहले कांटेक्ट फोर्स यानी जिसमें टच होना चाहिए वो फोर्स क्लियर है। दूसरा, अब जिसकी बात कर रहे हैं उसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं चाहिए। देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो उसका मतलब समझाओ। जैसे बच्चों ये मार्कर है, मैं इसको छोड़ दूंगा तो नीचे चली जाएगी, वो नीचे आई, उसका मतलब ही ये हुआ कि उसके अंदर कोई फिजिकल टच नहीं है। वो छोड़ा तुरंत नीचे आई, उसका मतलब क्या दोस्तों? कि नीचे कोई ऐसी चीज है जो उसको नीचे की तरफ खींचती है, जिसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके कारण हुआ? ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। पक्का? मेरे पास लोहा है, लोहे की बेंचेस है और मेरे पास मैग्नेट है, तो मैंने टच किया तो टच हो जाएगा, नजदीक ले गया टच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में मैग्नेटिक फोर्स है। क्यों? उसका आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एज वेल एज कोई चार्ज है, उसको मैं दूसरे चार्ज के नजदीक ले जाऊं
तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो सर ये तीनों या ये सारे फोर्स ऐसे आए कि जिसमें टच नहीं हो रहा, बाद में टच होगा। पहले से फ्रिक्शन, पहले से अट्रैक्शन, ये रिपल्सन होना पहले से स्टार्ट हो गया। जबरदस्त बात है, टच भी नहीं किया और पहले से उसको अट्रैक्ट करना चालू कर दिया, वो उसके फील्ड के कारण। आप सबको पता है कि मेरे पास अगर ये मैग्नेट है और ये पतला सा आयन है तो उसको चिपक जाएगा। क्यों? ये मैग्नेट आयन पे फोर्स लगाएगा। यस और नो? पॉजिटिव चार्ज रिपल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स चल रहा है, उनके बीच मैग्नेटिक फोर्स चल रहा है, और हमारी कोई भी चीज अर्थ की तरफ जाती है, डाउनवर्ड जाती है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स चल रहा है। तो ये सारी चीज आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। दूसरी बात कि सर ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी उसके अंदर कंपल्सरी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी जितनी काइनेटिक होगी उतनी पोटेंशियल रहेगी। यस और नो? यस सर। हो सकता है काइनेटिक ज्यादा होगी, पोटेंशियल कम होगी। जब वो रेस्ट पोजीशन में होगा पोटेंशियल ज्यादा होगी, काइनेटिक कम होगी। पर फ्यूचर में दोनों का एडिशन करोगे तो आप लोग उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ढूंढ पाओगे, जो हम लोग पीछे पढ़ने वाले। सर इतना कंसेप्ट क्लियर है? तो सर फोर्स के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, सबने अपना अपना आइडिया बोला, कुछ समझाया, कुछ ट्राई किया, पर सब लोग की कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे कि फर्स्ट हमारा साइंटिस्ट आया था एरिस्टोटल। कौन आया था बच्चों? एरिस्टोटल। उसे ये बोल दिया किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए, स्टेशनरी होने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ही चाहिए। पर सर प्रैक्टिकली उसने देख के बोला, हर बार वो पॉसिबल नहीं था। सर वो कैसे? जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं, सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर जो फ्रैक्शन है वो मोशन के अपोजिट लगा, तो उसकी बात तो गलत हो गई। बिल्कुल वैसे विस्कोसिटी, आप सब जानते हो विस्कस यानी विस्कस फोर्स, वो फ्लूइड के अंदर होता है, वो भी उसकी मूवमेंट को अपोज करता है। क्योंकि वो एरिस्टोटल वो क्लियर नहीं कर पाया बच्चों, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कि एरिस्टोटल की लिमिटेशंस कैसे आती गई और हमने कैसे उसको एक्सप्लेन किया। उसे ऐसा बोल दिया कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो मूवमेंट करेगा, पर कैसी मूवमेंट करेगा, कितनी स्पीड से मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करेगा तो वो अपनी मूवमेंट बढ़ाएगा या कम करेगा, वो सब चीज एरिस्टोटल नहीं बोल पाए। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था गैलीलियो। आप सब जानते हो सबसे शानदार साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के बारे में एक्सप्लेन किया। सर वो क्या है? तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे 2 मिनट के बाद। अगर बच्चों कोई बॉल है, वो ऐसे कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, मैंने उसको धक्का मारा तो ही वो थोड़ी देर बाद यहां पे आ पाएगा। अगर मैंने धक्का मारा तो ही, अगर मैं धक्का ही नहीं मारूंगा तो वो बॉल वैसा का वैसा ही रहेगा। यस और नो? यही कॉन्सेप्ट में थोड़ा इंक्लाइन पार्ट है, यानी थोड़ा टेढ़ा है, और यहां पे मैंने बॉल रखा है और सडनली मैंने बॉल को छोड़ दिया तो बॉल अपने आप नीचे आएगा। देख सकते हो सर, ये तो जबरदस्त हुआ। यहाँ पे बॉल खुद ब खुद मूवमेंट नहीं कर रहा था, धक्का मारना पड़ा, यहाँ पे बॉल खुद ब खुद नीचे आ गया। यानी पक्की बात है कि सर यहाँ पे कुछ नया समझने को आएगा। अब क्या नया समझोगे, किसे एक्सप्लेन करोगे? तो वो गैलीलियो ने बोल दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए उसके अंदर कुछ होता है, जो उसमें एक्सटर्नल लगेगा उसका वो अपोज करेगा, उसको हम बोल देते हैं बच्चों इनर्शिया। सीधी सी बात है ना, मैं ये दीवार पे ताकत लगाऊं, जोरदार ताकत लगाऊं तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इसका मास मेरे मास से बहुत ज्यादा है। अगर इतना धक्का में मारकर पे लगाऊंगा तो फेंका जाएगी, यानी पीछे चली जाएगी, दूर हो जाएगी। क्यों? दोनों पे तो मैंने फोर्स लगाया ही, देखो, पर इस पे इफेक्ट ज्यादा हो रही है, इस पे इफेक्ट हो ही नहीं रही। कोई बच्चा साइकिल लेके, समझ रहा, बहुत ध्यान से, मैं साइकिल सामने से आ रही है और साइकिल को मैं ऐसे धक्का मार दूं तो मेरी फोर्स के कारण साइकिल शायद गिर जाएगी। अब जैसे ट्रक आ रही है
और आप ऐसे धक्के मारने जाओ तो क्या पॉसिबल है? बस तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि ट्रक का मास आपके मास से ज्यादा है। इसका मतलब हमें जो समझना है कि सर ये इनर्शिया वो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट को अपने में स्टेडी रखेगा, ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन, अपनी ऑब्जेक्ट की डिजाइन पे स्टेडी रखेगा। सर उसका बेस्ट एग्जांपल समझना ना बच्चों, तो आप बस समझ लो। बस वो कैसे? आप सब लोग कोई लग्जरी के अंदर बैठे हुए हो, या फिर ऐसा सोचो, प्रैक्टिकली समझाओ, आप बस या बाइक समझ लो। जैसे मैं बाइक पे जा रहा हूं, किसी एक बच्चे को मैंने पीछे बिठा लिया और सडनली मैंने बाइक को रेस दिया, तो मैं ऐसे पीछे हो जाऊंगा। क्यों पीछे हो गया? क्योंकि जैसे मैंने रेस दिया ना, जैसे मैंने एक्सीलरेटर दबाया, तो हमारी बाइक आगे गई। बाइक आगे गई इसका मतलब पांव उससे कनेक्टेड है, तो पांव आगे गए, बॉडी स्टेडी रहना ट्राई करेगा, जो अपर पार्ट है वो स्टेडी रहना ट्राई करेगा, इसलिए वो पीछे चला जाएगा। ये हुआ किसके कारण? इनर्शिया के कारण। सेम साइड से हम लोग फुल स्पीड में जा रहे हैं, जबरदस्त फास्ट जा रहे हो, सडनली मैंने ब्रेक मारी, तो जैसे आप ब्रेक मारोगे तो आपकी बॉडी आगे चली जाएगी। अगेन माय क्वेश्चन, क्यों? कि जैसे आपने ब्रेक मारी ना दोस्तों, वैसे बाइक फिक्स हो गई, पांव फिक्स हो गया, पर ऊपर वाला पोर्शन तो अपनी पोजीशन रखेगा, यानी वो अपनी मूवमेंट चालू रखेगा, इसलिए वो आगे आ जाएगा। पक्का दोस्तों? तो ये इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना, जिसके अंदर वो मास कैसा है, ज्यादा मास है, कम मास है, उसकी डिजाइन कैसी, वो सारी चीज में डिपेंडेंट करेगा। अब जिसकी हम लोग बहुत ध्यान से, बहुत देर से राह देख रहे थे, वो था साइंटिस्ट हमारा न्यूटन। सबसे मेन साइंटिस्ट जिसने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ बोल दिया है, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं। रिपीट, ये मेरा बेसिक लेक्चर है, यानी ये आप समझोगे तो ही आप धीरे धीरे आगे क्लियर कर पाओगे। तो फर्स्ट लेक्चर, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ? न्यूटन ने ऐसा बोल दिया, सिंपल सी बात, कि कोई भी बॉडी को कंटिन्यूअस मोमेंट देने के लिए, समझो स्टेटमेंट भूल जाओ, मैं जो बोलूंगा समझो, अगर मैं उसको फोर्स नहीं दूंगा तो स्टेडी ऑब्जेक्ट स्टेडी रहेगा, अगर मैंने फोर्स दिया तो स्टेडी ऑब्जेक्ट स्टेडी नहीं रहेगा। तो ऐसा बोलो, अगर कोई फोर्स दे रहा है, रिपीट, अगर कोई फोर्स दे रहा है, आप स्टेटमेंट को बनाओ, अगर कोई फोर्स नहीं है तो स्टेडी ऑब्जेक्ट स्टेडी रहेगा और मोशनल ऑब्जेक्ट अपनी मोशन कंटिन्यूअस चालू रखेगा। रिपीट, ध्यान से, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो स्टेडी ऑब्जेक्ट स्टेडी रहेगा और मोशनल ऑब्जेक्ट अपनी मोशन चालू रखेगा। बस वही स्टेटमेंट को मैं डिफाइन कर रहा हूं, एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू बी स्टे in straight line unless complete by some external force to act otherwise। यानी फोर्स लगेगा तो ही उसकी चेंजेस होगी ना, फोर्स लगा ही नहीं तो स्टेडी ऑब्जेक्ट स्टेडी रहेगा और मोशनल ऑब्जेक्ट अपनी मोशन चालू रखेगा। पक्का दोस्तों? पूरे ध्यान से समझ लो, मजा आ जाएगा। बात ऐसी बढ़ रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि उसके कारण हम फोर्स को डिफाइन कर पाएंगे। तो फोर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण स्टेडी ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। यस और नो? स्टेडी ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। मैं डिवाइड नहीं कर रहा, ये आपको समझा रहा हूं कि ये मोशन में आएगा या फिर मोशन वाला ऑब्जेक्ट होगा, उसके मोशन में चेंज हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मोशनल ऑब्जेक्ट स्टेडी हो जाएगा, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन में धक्का मिलेगा तो और ज्यादा स्पीड से जाएगा, मोशन की अपोजिट लगेगा तो वो स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए बच्चों ब्रॉड सोचो, है ना? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आप समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि फिजिकल क्वांटिटी फोर्स ऐसी है कि जिसके कारण उसकी मोशन में चेंज होगी, स्टॉप नहीं हो रही बच्चों, चेंज होगी। तो फर्स्ट लॉ है वो न्यूटन्स यानी डेफिनेशन देता है, यानी डेफिनेशन ऑफ फोर्स सबसे पहले एक्सप्लेन किया न्यूटन ने। उसके बारे में उसको मैग्नीट्यूड पता नहीं था, मैग्नीट्यूड के लिए उसने सेकंड लॉ अप्लाई किया, ये जो आप देख रहे हैं।
सर वहां जाने से पहले मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं, ये P क्या है? तो P मतलब लीनियर मोमेंटम। बोलो, P मतलब लीनियर मोमेंटम। यानी ऐसा बोलो, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। रिपीट, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। पक्को बच्चों? तो आपको ये हो गया है कि लीनियर मोमेंटम क्लियर है। अब मोस्ट टाइप ये 2 मार्क्स में ज्यादातर पूछते हैं, जिसके बारे में पीछे डिस्कस करेंगे। अभी उसका स्टेटमेंट पक्का कर दो। ये फॉर्मूला पक्का है तो स्टेटमेंट हो जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट या एक्सटर्नल फोर्स to the change in direction। यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो मोमेंटम की चेंज वाली डायरेक्शन में होगा। 2 चीज, वो कैसे बढ़ेगा तो समझो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाय डेल्टा T। यानी फोर्स वो डेल्टा P और डेल्टा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उसकी डायरेक्शन डेल्टा P की डायरेक्शन में, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सर मजा आ गया। एक मस्त चीज बोल दूं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, अभी से बोलता हूं सर, फ्यूचर में इसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू मान आने वाला। आप सब जानते हो ये फॉर्मूला से कितने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अभी सिंपल सा बोलो, F इज इक्वल टू मान, F इज इक्वल टू मान, फादर इज इक्वल टू मदर, F इज इक्वल टू मान। बोलो दोस्तों, रेडी? लास्ट कि सर हम जो धक्का मार रहे हैं उतना ही धक्का सामने से आएगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। देख सकते हो दोस्तों, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन, है ना? हम दोनों अगर पंजा लड़ा रहे हैं तो ये एक्शन हुआ, ये रिएक्शन हुआ, तो एक्शन रिएक्शन बोथ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी उनका मैग्नीट्यूड सेम है, पर दोस्तों डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। बच्चों मैंने इसलिए ऐसी क्लिप बनाई कि इसको आप कोई भी रेफरेंस बुक में पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, 2-3 पेज भर भर के लिखे हैं, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के 2 टाइप्स कैसे है, एरिस्टोटल ने क्या बोला, गैलीलियो ने क्या बोला, न्यूटन ने अपने 3 लॉ, सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा एग्जाम में बारी बारी आते हैं, इसके एमसीक्यूज भी आते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। 3 लोगों को मैंने अभी स्टेटमेंट वाइज डिवाइन किया। अब मैं उसके आगे अंदर ले जाऊंगा, पर वहां पे जाने के लिए आप एक बार ध्यान से ये पूरा बोर्ड को, ये पूरे मैंने जो बनाया है उसको अच्छे से लिख दो, तो आपका कंसेप्ट पक्का हो जाएगा दोस्तों 100%। बहुत ही ध्यान से इसको देख लो, और हो सके तो 2-3 बार लिख लो दोस्तों। ओके।